जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान गज़नफ़र अवान और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं अशरफ मेहताब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और लहजा के सदर हैं, और दूसरे हमारे मेहमान हैं शेख रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और लहजा के नायब सदर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे मुल्क की माशी सूरत हाल पर, हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसियों पर, मुल्क कैसा जा रहा है, नवाज शरीफ साहब जो मुल्क दे के गए क्या वो मुल्क अभी कायम है या इसकी आइंदा की सूरत हाल क्या होगी। तो सबसे पहला सवाल है हमारा लहजा के सदर और सीनियर सहाफ़ी अशरफ मेहताब साहब से। अशरफ मेहताब साहब बताइएगा, मुल्क की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, अब दो तरह की सूरत हाल चल रही है। हुकूमत तो सब अच्छा की आवाज़ लगा रही है, क्योंकि हुकूमत में है, उसका काम है, वो तो नहीं कह सकती कि वो अच्छी है, उनकी कारकर्दगी बुरी है, वो तो कहेगी सब अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ है या आम लोग हैं, उनका अगर देखा जाए तो इस वक्त जो अवाम है, इस वक्त गरीब आदमी है, वो भी हिज़्ब इख्तिलाफ में ही इस वक्त उन्होंने रखा हुआ है। देखा जाए तो आपको भी पता है कि 1.5 साल पहले आज से पेट्रोल की कीमत क्या थी, आटे की कीमत क्या थी, चीनी की कीमत क्या थी, पत्ती की कीमत क्या थी और दूध दही की कीमत क्या थी। खाने पीने की अशिया जितनी है उनकी कीमत किस सतह पे थी और अब किस सतह पे है। तो आप बेशक हुकूमत जो है अपने तौर पे कहे जी हमारा जो है खसारा पूरा हो गया, करंट अकाउंट हमारा खसारा हमने कम कर लिया, तिजारती खसारा कम कर लिया। आम आदमी, गरीब आदमी उस वक़्त ये कहेगा जी ये सारा कुछ पूरा हो गया जब उसकी जेब हल्की महसूस होगी, उसको वो जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो उसी लेवल पे मिलेंगी जो 1.5 साल पहले थी या उससे कम होगी, तो फिर वो ये समझेंगे कि ये हुकूमत बहुत अच्छा कर रही है। आप करंट अकाउंट सारा कम करेंगे तो वो आपने इस हवाले से किया, उसमें अभी आपको बहुत ज़्यादा वो डांडे बजाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए उनकी कीमत, तो उसमें से आपने टैक्सेस भी बढ़ाए, बिल बढ़ता है। यकीनी बात है जब उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, यूनिट फी यूनिट जो बढ़ जाता है, तो उसके ऊपर जो 17% आपने टैक्स लगाया है जो हर बिल के अंदर लग के आता है, तो फिर यकीनी बात है वो भी बढ़ जाएगी उसकी शरह भी। तो इस वक्त देखा जाए तो जो बिजली के बिल हैं और गैस के बिल हैं उनके अंदर जो ये सरचार्ज और टैक्सेस लगे हुए हैं, इनकी सूरत में गवर्नमेंट को जो अरबों रुपए जा रहे हैं वो किसकी जेब से जा रहे हैं? वो आम आदमी की जेब से जा रहे हैं, वो एक फैक्ट्री के मालिक की जेब से, मजदूर की जेब से, रेडे वाले की जेब से, एक आम साफ़ी की जेब से, एक तनख्वाहदार आदमी की जेब से जा रहे हैं। तो यकीनी बात है वो जब आप वो पैसे उनसे निकलवा के आपका अपने उसमें अखराजात कम नहीं करते, वो ज़्यादा कर लेते हैं, तो आप यकीनन डांडे बजाएंगे कि हमने बहुत कम कर लिया सारा जो है। इसी तरह आपने इंपोर्ट पे जो जितनी थी इंपोर्ट, चाहे वो ज़रूरी थी गैर ज़रूरी, सब पे आपने बैन लगा दिया एक हिसाब का। आपने उस पर जो ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि वो बैन के बराबर हो गई। तो यकीनी बात है उसमें बच्चों की अद्वियात, खुश्क दूध, जो हमारे दिल के मरीज़ हैं उनके ऊपर असर जो है पड़ा है, जो अद्वियात महंगी हो गई हैं। तो यकीनी बात है ये सारी चीज़ें देखें, अगर इसको सामने रखें तो आवाम जो है वो किसी सूरत नहीं कहेगी जी इनकी मुआशी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी है। अच्छा, अपना शेख रशीद साहब, शहबाज शरीफ दौर के या नवाज शरीफ को दौर के सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं और गवर्नमेंट आवाम को ये लॉलीपॉप दे रही है कि ये सब अच्छा हो रहा है और अच्छे दिन आने वाले हैं। आप थोड़ा सा इस पर फरमाइएगा कि प्रोजेक्ट तो सारे बंद हैं, अच्छे दिन कैसे आने वाले हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स थे जिस आपका हुकूमत के, वो अरबों रुपए खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स थे। ठीक है, उसमें इन्हें रोज़गार मिला, ठीक है, आम आदमी को, कॉमन मैन को रोज़गार मिला और उनके चूल्हे में आग जली। ठीक है। लेकिन जब से ये तब्दीली आई है, जी। मैं इस हवाले से बात नहीं करूँगा कि सियासत, मतलब कि मैं चूँकि जो देखता हूँ, ठीक है, जो रियलिटी है हूँ, मैं उस हवाले से बात करूँगा। ठीक है। मतलब किसी हुकूमत के हवाले से किसी की ख़िलाफ़ या हक़ में जो मेरे पास तादाद शुमार हैं, जो मेरे ज़राए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और एक अरसे से कॉमर्स रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, इन्होंने ये जो उनके प्रोजेक्ट्स बंद किए हैं, सिर्फ इस मद में 4 से 5 लाख लोगों का रोज़गार जो है वो चला गया। ठीक है। 4-5 लाख लोगों के रोज़गार के जाने का मतलब ये है कि करोड़ों लोगों के जो चूल्हे जी वो ठंडे हो चुके हैं। ठीक है। वो रोज़गार जाने की वजह से परेशान है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, फिर एक घर में 4-4 अफराद, 5-5 अफराद, मलिक साहब आप तो जानते हैं जी कि वो कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही बात सिर्फ ये है कि इनकी ज़िम्मेदारी थी, जिस तरह की ये मॉडिफिकेशन की बातें कर रहे थे, मॉडिफाइड की बातें कर रहे थे, तो इनकी ज़िम्मेदारी थी कि ये उनको आगे लेके चलते। ठीक है।
जहाँ से 4 लाख लोगों को रोज़गार मिला, वो मज़ीद उसमें लाखों अफराद शामिल होते जिनको रोज़गार मिलना था। जो प्रोजेक्ट बंद हुए शेख साहब उन पर भी रोशनी डालेगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट? नहीं, उसमें मैं ये बात कहूँगा कि मेन जो है वो सी पैक है। ठीक है जी। सी पैक जो है ना वो तकरीबन 90% ओके वो बंद हो चुका है। ठीक है। जैसे अभी मेरे सीनियर अशर मताब साहब ने बात की कि इंपोर्ट के हवाले से ये कह रहे हैं कि जी 21% जो है ना उसमें कमी हुई है। ठीक है। तो उसमें जो मेन मशीनरी थी वो सी पैक की थी। ठीक है। जो इंपोर्ट होनी थी, जो आनी थी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट मुकम्मल होने थे, जब इन्होंने वो सी पैक ही बंद कर दिया। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ये लाहौर की मेट्रो ट्रेन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। और ये जानते हैं कि उसकी वजह से लोगों को रोज़गार भी मिल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसला मेरा ख्याल है कि 50% उसके चलाने की वजह से हल होना है। लेकिन बहरहाल एक सोच है, एक माइंड सेट है, एक थिंकिंग है कि अगर ये थोड़ा सा रवैया बेहतर कर ले मलिक साहब, अगर थोड़ा सा रवैया बेहतर कर ले तो मुमकिन है कि मैशत में कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए। अच्छा अशरफ मताब साहब बताइएगा, मौजूदा हुकूमत ने 1.5 साल में कोई 2 दफ़ा वज़ीर, फिर मुशीर, इसी तरह अपने सारे इन्होंने इक़्तिसादी माहिरीन जो हैं उनको चेंज किया है। तब्दीली तो फिर कोई नहीं नज़र आई, बेहतरी तो फिर कोई नज़र नहीं आ रही। क्या हो क्या रहा है? टीम ठीक नहीं है? बात ये कि विजन की बात होती है। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हुकूमत में नहीं थे, मोहतरम इमरान खान साहब, जब वो कंटेनर पे थे तो उस वक्त उनका विजन कुछ और था, बातें कुछ और थी, ख्वाब उन्होंने बहुत बड़े बड़े दिखाए। उन्होंने कहा जी बड़े ख्वाब देखने चाहिए, और उसको पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया। 1.5 साल होने को है, आपने कोई हिम्मत उनकी देखी है कि वो जो बातें कर रहे थे उसकी तरफ जा रही हो? आप देखें कि उन्होंने कहा था जी हम 1 करोड़ लोगों को नौकरियाँ देंगे, 50 लाख घर बना देंगे। अब जैसे शेख साहब ने कहा, ये बड़ी छोटी सी इन्होंने बात की। आप अगर गौर करें तो जितनी लोकल हमारी गाड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं या असेंबलर हैं यहाँ पे, जो गाड़ी पार्ट्स लेते हैं और असेंबल करके बेचते हैं और कहते हैं मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी अपनी उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर 2-2 3-3 दिन की शिफ्टें बंद कर दी हैं। ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो आगे लेने वाला कोई नहीं है। गाड़ी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, उसकी प्राइस $174 के ऊपर इन्होंने फिक्स कर दी। डॉलर नीचे आ गया लेकिन कीमत कम नहीं हुई, तो आगे कौन खरीदेगा उसको? यकीनी बात है, मेरी पॉकेट अगर मैंने सारी ज़िंदगी लगा के एक महरान या एक जो आल्टो है उसके बराबर पैसे इकट्ठे किए, जब मैं बाजार में लेने गया तो मुझे पता चला वो तो 10 लाख महंगी हो गई है। तो यकीनी बात है वो फिर वहाँ से कितने मजदूर फारग हुए हैं। फिर आम रूटीन की जो सनतें हैं जिनकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, जब इन्होंने वो जो FBR के कवानीन बनाए टैक्स लेने देने के, उसमें शनाख्ती कार्ड की शिक रखी और बाकी चीज़ें भी डाल दी, तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो उसको उठाने वाला कोई नहीं है। वो बाजार में जब जाएगी तो बिकेगी। वो गोदाम आप देख ले, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी कॉमर्स रिपोर्टिंग में लाहौर के अंदर बाहर इस तरह बैनर लगे नहीं देखे कि गोदाम किराए के लिए खाली है। दुकानों में चले जाए, आप ऑफिस सेंटर के अंदर जाए, इतनी पॉपुलर वो प्लाजा था जिसके अंदर मोबाइल का कारोबार होता था कि अगर किसी बंदे को 4 बाई 4 फुट की दुकान के बारे में मालूम होता था कि ये छोड़ने वाला है तो डबल पैसे के ऊपर उसकी पगड़ी देता था और डबल तरह किराया लेके तो उसको लेने कुछ। आज उन्होंने आप कुछ ही अर्सा पहले वहाँ की जो यूनियन है उसने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें मालकान को कहा गया कि 20% किराया कम कर दें, फिर कल को ना कहिएगा दुकानें खाली हो गई हैं। और इसी तरह आप इसे सदीक ट्रेड सेंटर चले जाए, जगह जगह आप जाके बड़े बड़े माल चेक करें, वहाँ लिख के लगाया हुआ चलता कारोबार बराए फरोख्त और दुकानें किराए के लिए खाली है, लेने वाला कोई नहीं। वजह क्या है? जो ब्रांडेड लोग हैं ना, जो ब्रांडेड माल काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों का आउटलेट बनाए, वो भी छोड़ के भाग गए हैं क्योंकि अखराजात उनके पूरे नहीं हो रहे। तो आम आदमी आप खुद सोचे, रेहड़ी वाला और बेचारा बाकी कैसे होगा? कभी आपने सुना था कि किसी आम आदमी को गैस का बिल जो है वो 500,000 से ऊपर आता हो? आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि लाख लाख बिल आ रहे हैं, 40-40 हज़ार बिल आ रहे हैं। भाई उन्होंने घर में लूमेल लगाई हुई है, क्या किया हुआ है? जब गरीब आदमी को इस नहज पे ले जाएंगे तो फिर कैसे तवक्को रखेंगे कि वो तब्दीली को कबूल करे? मुस्बत तब्दीली होती है वो यकीनन कबूल करते हैं, लेकिन ये तब्दीली उनके गले पड़ गई है। जैसे आप कहते हैं ये तो भाई ये बंदा तो मेरे गले ही पड़ गया, तो ये तब्दीली ऐसे लग रहा है कि जैसे गरीब के गले पड़ गई है। इसकी मिसाल मैं दूंगा, इन्होंने कहा चोरों को पकड़ेंगे, पकड़े भाई, अब आपको क्या करता है? नवाज शरीफ को पकड़े अगर चोर है, अगर जरदारी चोर है उसको पकड़े, अगर कोई और भी चोर है तो उसको पकड़े। इन्होंने कहा जी उनसे पैसे निकलवाएंगे, पकड़ लिया, जेलों में डाल लिया, क्या किसी से पैसा रिकवर हुआ? अगर कोई रिकवर हुआ 1.5 साल में एक देला भी, तो मुझे भाई वो दिखा दे, मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूँ, मैं मासरत भी करूँगा माफी। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने आम आदमी की जेब को जरदारी की जेब समझ लिया, इन्होंने आम आदमी की जेब को नवाज शरीफ की जेब समझ लिया, टैक्स पे टैक्स लगाए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, गैस के रेट बढ़ा दिए, मोबाइल फ़ोनों के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया, उसके रेट बढ़ा दिए। तो मुझे ये बताएं कि फिर ये हमारी जेब जो है, ये मेरी आपकी, ये जरदारी की जेब है?
ये नवाज शरीफ की जेब है। ठीक है। हमसे पैसे क्यों निकलवाए जा रहे हैं? पैसे निकलवाए उनसे भाई। ठीक है। जो चोर आपने डिक्लेयर किए 3 साल, आप ये कहते रहे ये चोर है टिकेत है, पढ़ लो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो अब छोड़ भी दिया उनको। अब वो नवाज शरीफ साहब लंदन जाके बैठे हुए ठीक हैं है। और अब हमें ये पता चला कि जरदारी साहब भी बहुत बीमार है, अब कोशिश हो रही है कि वो भी बाहर चले जाए। वो भी जा रहे हैं। तो ये मुझे ये बताएं कि ये जो बातें आपने की इन पे अमल नहीं किया, आपने जो कुछ कहा उससे एक एक यू टर्न लिया आपने, 100-150 यू टर्न तो मैं गिरवा सकता हूँ जो लिए आपने। ठीक है। तो फिर इसको क्या आम लोग क्या समझेंगे? फिर तब्दीली वाकई उनके गले पड़ गई है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे उतारा जाए। तो खुदा के मैं इनसे हाथ बांध के दरख्वास्त करता हूँ हुक्मरानों से कि आप कम से कम गरीब जो आदमी है, जो बिल्कुल पिसा हुआ तबका है, उसको तो छोड़ दें, लगाएं टैक्स। जो हैसियत रखते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएं। टैक्स लेने के बगैर हुकूमत नहीं चलेगी, मुल्क नहीं चलेगा। हमारी सेहत, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हैं, हमारे जो तालीम के हैं, वो नहीं चलेंगे। मुझे ये भी बता दें कि इन्होंने कहा था ये सड़कें पुल ब्रिज बनाने से कौमें नहीं बनती। ये तालीम और सेहत पे जो पैसा ज़्यादा लगाए, तो मुझे बताया ना अब क्या लगाया, कितने अस्पतालों की बुनियाद रखी इन्होंने। चले वो बनना तो दूर की बात है, बुनियाद आपने सुना है कितने के अस्पतालों की इन्होंने बुनियाद रखी है, कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी की बुनियादें बनी है, कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी की तलीमें जो फीसें वो कम हुई है, सरकारी सतह पे बढ़ गई है उससे ज़्यादा। निमल का इफ्तिताह किया तो है वज़ीर आज़म, तो वो उनकी अपनी ज़ाती है ना भाई, एक निमल से तो नहीं काम चलेगा। हमें पाकिस्तान के अंदर उस तरह की 100-150 निमल चाहिए। मकसद कहने का है जिससे उनका अपनी ज़ात जुड़ी हुई है, उसकी तरफ उनकी पूरी खुसूसी तवज्जो है। लेकिन जिसकी तरफ से गरीब का रोजगार या गरीब की बच्चे की तालीम, गरीब की सेहत का जो जुड़ा हुआ है मामला, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। आप अस्पतालों के अंदर जाके देख लें, पहले को दवाई मिलती थी, अब वो भी नहीं मिलती, बाजार से लानी पड़ती है। वहाँ जो मरीज के साथ होता है, असर हो रहा है। पहले खौफ दर्द होता था कि भाई शिफा आ जाएगा, छापा मारेगा, फलां आ जाएगा, कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत रख रखाव था। अब मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह जो बुज़दार लगाए इन्होंने, क्या इनका अपना चीफ सेक्रेटरी को समझता है? अभी ये कितने आईजी बदले आपने, कितने चीफ सेक्रेटरी बदले, जिस तरफ आप गए हैं, कितने आपने बाकी ब्यूरोक्रेट बदले, किसी को कहीं रहने दिया 2 साल 6 महीने साल, फिर बेहतरी होनी चाहिए थी ना, लेकिन बेहतरी नहीं हुई। जिस बंदे को बदलने से बेहतरी आनी थी वो आपने बदला नहीं है। वहाँ कोई तगड़ा आदमी लेके नहीं आए, वहाँ वो ऐसा बंदा के जो वाकई उसके अंदर करज होती, वो कुछ करता आवाम के लिए, आम आदमी के लिए कुछ करता, वो तो लेके नहीं आए। तो फिर आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आधा पाकिस्तान, पंजाब सूबा आधे पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी, और वो फिर ये कहेगी कि खान साहब की पॉलिसी अच्छी है? तो मेरा ख्याल है फिर ये एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, हकीकत में कुछ नहीं है। जी शेख साहब बताइएगा थोड़ा सा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 24 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़ के गए, पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहा, गरीब को कोई फ़ायदा नहीं है, बताएं पैसा जा कहाँ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी सी अगर आप इजाज़त दें, जी जो बात पहले की थी रोज़गार के खो जाने के हवाले से, ठीक है, उसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने सिर्फ एक सेक्टर की बात की थी। आपने पूछा वो प्रोजेक्ट्स के बंद होने की वजह से, ठीक है, तो मैंने उसका जवाब दिया था। लेकिन ये जो आगे जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसमें ये है कि अब तक पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ सेक्टर से, मुख्तलिफ शोबों से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से तकरीबन 16 लाख लोगों को बेरोज़गार किया जा चुका है। 16 लाख लोगों को बेरोज़गार किया जा चुका है। और अब ये कह रहे हैं कि जी कि इस बात में इतनी बचत हुई है, इस बात में इतनी बचत हुई है, इस बात में इतनी बचत, बल्कि वज़ीर ने तो कहा 400 महकमे शोबे बंद करने जा रहे हैं, तो मज़ीद बेरोज़गारी होगी। इसका मतलब है कि 16 लाख लोगों को जो आपने बेरोज़गार किया है, ठीक है, उस मद में आपको कितने पैसे बचे हैं? अगर तो ये मईशत है तो हम तो ऐसी मईशत से पनाह मांगते हैं भाई कि लोगों को उनका रोज़गार छीन के, उनके चूल्हों की आग ठंडी करके, लोगों को खुदकुशियों पे मजबूर करके अगर आपने पैसा बचाना है तो ये कोई मईशत नहीं है। मईशत तो ये थी कि आपने कहा था कि बेलामूम, मैं एक अदारे से इन्होंने कहा जी कि आप मौका दें, मैं कहता हूँ बेलामूम जब आवाम से ये कहा गया कि मुझे मौका दें तो डॉलरों की बारिश होगी। ठीक है, सवाल ये है कि डॉलरों की बारिश तो बड़ी दूर की बात है, लोग इनको टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इन्होंने मुल्क में ऐसा खौफ और ऐसी तशवीश, ऐसा कन्फ्यूजन पैदा कर रखा है, ठीक है, कि जिससे 60% मतलब सब कारोबार जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। 60%, ठीक है जी, मार्केटों से, कारोबारी मराकज़ से, बड़े बड़े सेंटरों से, शॉपिंग सेंटरों से और सनतों से 60%। अब बाकी बचा 40%। तो आप 40% जो बच गया, आप अपने अखराजात कैसे पूरे करेंगे? ठीक है, कैसे चलाएंगे आप अपनी फैक्ट्री को, कारखाने को, दुकान को, शॉपिंग मॉल को कैसे जाएँ? आप किसी भी मार्केट में जाएँ तो रोज़ाना आपको रिपोर्ट मिलेगी, आज जी 10 बंदे निकाल दिए जी, आज जी 20 निकाल दिए गए हैं, आज जी 30 निकाल दिए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि
कस्टमर जो है वो मार्केट में नहीं है। ठीक है। कस्टमर इसलिए मार्केट में नहीं है कि आपने जितना खौफ और आस पैदा किया हुआ है, आपने जो तशवीश और कन्फ्यूजन, लोग पूछते हैं कि जी कल क्या होगा। ठीक है। जब लोगों के ज़हन में ऐसे सवालात होंगे कल क्या होगा, तो वो पैसे को ट्रांजैक्ट कैसे करेंगे, कैसे पैसे को मार्केट में लेके आएंगे, कैसे पैसा वो कंज्यूम करेंगे। पैसा मार्केट में आएगा तो कारोबार होगा ना। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कारोबार के फ़रोग़ के लिए, जी, ताजरों के कारोबार के फ़रोग़ के लिए, सनतकारों के कारोबार के फ़रोग़ के लिए चाहिए उनको कि वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे। और पूरी दुनिया में स्पेशली तरक्की याफ्ता ममालिक में यह असूल है, अगर कहीं कोई क्राइसिस होता है तो हुकूमतें वहाँ पे आती हैं, बैंक आते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ तो इन्होंने ऐसे उनको छोड़ दिया है कि जैसे भी सिर्फ वोट चाहिए थे, वोट ले लिए हैं, अब इनको आप छोड़ दें। अच्छा अशरफ महताब साहब, आप सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो एसोसिएशन है लहजा, आप उसके सदर हैं, तो माशी तरक्की के हवाले से या मुल्क की माशी सूरत हवाल के हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो किरदार है उस हवाले से आप भी थोड़ा सा। देखिए जी, कारोबारी लोग हैं, कारोबारी लोग बहुत ज़्यादा दंगा फसाद या मत्था लगाने के चक्कर में नहीं होते। उनके स्टेक्स होते हैं, मुफादात होते हैं, फैक्ट्री चलानी है, कारखाना चलाना है, दुकान चलानी है। उनको खौफ रहता है कि अगर वो कोई ऐसा स्टेप लेंगे जो गवर्नमेंट के वस जाएगा, बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ जाएगा, तो उनके अभी यार खाते खोल देगा, मजीद उनको तंगियाँ होगी, नैब पड़ जाएगा पीछे। जैसे अभी नैब चेयरमैन नैब ने कह दिया जब कारोबारी लोगों को तंग नहीं करेंगे, लेकिन आप पीछे चले जाएं 2-3 महीने पीछे, तो जो बड़े बड़े टाइकून थे वो उनके केसेस अभी लगे हुए हैं, उनकी फैमिली केस भुगत रही हैं, वो खुद भुगत रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया का अगर जायजा ले, मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि पैरेलल इकानमी आपकी ब्लैक इकानमी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये पैरेलल इकानमी चलती है पूरी दुनिया में। कहाँ नहीं है मुझे बताएं। अमेरिका में ब्लैक इकानमी नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं? क्या बरतानिया में नहीं है? ये जो जितने ये फ्लैट्स की बात हो रही है, जितने ये सारे हो रहे हैं, ये सारे कुछ ये कैसे बने? वो तो ऑफर कर रहे हैं कि भाई आप आ जाएं, हम नहीं पूछते, जिस तरह का मर्जी आपके पास पैसा है आप हमारे मुल्क में लेके आए, ठीक है, आप हमें गारंटी दें, यहाँ आप लगाएंगे, आपको हम सारा कुछ देते हैं भाई, आपको अपनी नेशनलिटी देते हैं, आपको रैश देते हैं, फैसिलिटी देते हैं, सारा कुछ, ठीक है। तो जिस ये चक्कर में नवाज शरीफ को इन्होंने वहाँ से निकाला है, अपना ईवान से निकाला था और उनको नहल करार दिया, तो उन मुल्कों के वो तो सबसे बड़े जमहूरियत के आलमी चैंपियन है, उनके मुल्क में तो सबसे ज़्यादा सख्त कानून है, फिर वहाँ कैसे चला गया भाई पैसा? ये मुझे ये बताएं कि इसको आस्ता आस्ता मरहलावार इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है, साथ लेके चलने की ज़रूरत है। मेरे पास अगर मेरी हक लाल की कमाई होगी जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पालूंगा, तो मैं कहाँ पे सर्व करूंगा? मैं लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा? मुझे ये बताएं। मैं कभी भी नहीं कर सकता। अगर रोटी रोटी से हट के कोई पैसा होगा तो वो फिर मैं कहीं जाके इन्वेस्ट करूंगा ना। इसी तरह इस मुल्क के अंदर हुआ है कि यकदम जो है ना उसको रोक दिया गया है, ठीक है। हर जब वो ब्लैक इकॉनमी और उसका बिल्कुल उसको आप बंद कर देंगे और पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट देंगे कि चोर है सारे, ये भी ताजर भी चोर है, ये सियासतदान भी चोर है, ये सावी भी चोर है, फलाना भी चोर है, ये भी चोर है, तो फिर तासर उसका सही नहीं जाएगा। फिर अब जो बंदा भी कहीं जाएगा तो वो लोग उसको उसकी नज़र से देखेंगे कि ये तो सारी चोरों की कौम आ गई है, ये भी चोर है। आप कम से कम जब बरूने मुल्क जाते हैं एक आला ओहदा रखते हुए, तो आप वहाँ जाके उस तरह की बात करते हैं। आपने यहाँ एहतसाब का निज़ाम बनाया, एहतसाब का अदारा बना दिया, उसका काम है ये सारा कुछ करे। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं कहूँ मुझे 500 बंदों को नहीं छोड़ना, मैं तो अंदर दे दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा। इसका मतलब है कि मैं एहतसाब के जो वहाँ पे एक ऑलरेडी मीडिया सेल बना हुआ है उसका हक मार रहा हूँ, उस अदारे को भी मैं अपने उसमें ले रहा हूँ, तो मैं बयानबाजी कर रहा हूँ। तो मुझे कम से कम ये करना चाहिए कि यहाँ पे एहतसाब जरूर करें, बड़े आराम से खामोशी से आप करते जाएं। जो बंदा चोर है, डकैत है, उसको पकड़े, उससे सबूत मांगे, लेकिन ये तासर पूरा एक जनरल तासर दे देना पूरी दुनिया में कि ये पूरी कौम ही चोर है, ये ताजर भी चोर है, ये सावी भी चोर है, ये सियासतदान भी चोर है, कारोबारी लोग भी चोर हैं, तो मुझे ये बताएं कौन हमें मुंह लगाएगा? कोई लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। फिर कैसे जब यहाँ का सरमायाकार परेशान होगा वो सरमाए से हाथ खींच लेगा, बाहर का कैसे इन्वेस्टर आएगा? मुझे ये बताएं। सबसे पहले इन्वेस्टर पूछेगा यहाँ के लोकल इन्वेस्टर से कि यार मैं इस सेक्टर में आना चाहता हूँ, क्या हालात है? वो कहेगा तौबा तौबा तौबा, मैं बड़ा परेशान हूँ, तुम ना आना, मुझे पकड़ के इन्होंने अंदर दिया, तुम क्या करो? तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो लोकल लेनी है जी, ठीक है। तो इस तरह की पॉलिसियां बनाएं कि ये सारे अदारों के ऊपर छोड़ें, उनके अपने बंदे जो हैं वो आके ये सारी स्टेटमेंट दें। वो ना कि आपके वजीर आके हर रोज 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आप जाके दुनिया में ये सारा ढिंढोरा पीटते रहे हो, कर रहे हो कि भाई ये चोर है, फड़ लो, अभी फड़ लो, उन्हें फड़ लो, फिर भी ये निज़ाम रुक जाएगा। एक घर के अंदर भी अगर कोई 1-2 बंदा कमजोर होता है, वो इस तरह का होता है, तो उसको लेके साथ चलते हैं। वालिद उसका, उसकी वालदा, उसके भाई जो समझदार होते हैं उसको साथ लेके चलते हैं, आस्ता आस्ता उसकी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, उसके सर में एकदम डंडा नहीं मारते। अच्छा शेख साहब बताइएगा, वजीर आजम साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो ताजर है
या जो अमीर तबका है वो टैक्स नहीं देता, तो हम उनको टैक्स नेट में लाने के लिए सारे इक़दाम कर रहे हैं। उसमें शनाख्ती कार्ड की शर्त, 50,000 पे डॉक्यूमेंट की शर्त, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया मलिक साहब जी। मौजूदा हुकूमत को तकरीबन 1.25 साल हो चुके हैं। जी, ऐसे ही है? ऐसे ही। 1.25 साल में FBR ने अभी तक किसी एक मार्केट का कुछ सर्वे किया हो? ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मार्केट में 1 लाख शॉप्स हैं, 1 लाख शॉप्स जी। और वहाँ से टैक्स आपको आ रहा है जी 4,000 का, 3,000 शॉप्स का। ठीक है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। 1.25 साल हो गया, टैक्स आप कर रहे हैं, टैक्स चोर कह रहे हैं कि आपने किसी मार्केट में, किसी कारोबारी मरकज़ में, किसी शॉपिंग मॉल में जाना पसंद किया है? ठीक है। कि हम वहाँ जाके ये असेस करें कि पहले शॉप्स 10,000 थी, अब 1 लाख कैसे होगी? ठीक है। नंबर 1। और 1 लाख अगर हैं तो हमने उनको अभी तक असेस क्यों नहीं किया? ठीक है। क्यों वो टैक्स नहीं दे रहे हैं? सिर्फ जो लोग पहले टैक्स दे रहे हैं आपके ऊपर उनके ऊपर बटन डाल दिया भाई, आप भाई जाएं, आप असेसी बढ़ाएं, टैक्स नेट में आप इजाफा करें। ठीक है। और आप देखें ना, अगर लाहौर का आप रीजनल ऑफिस देख लें या इस्लामाबाद देख लें, बैठे हैं ड्राइंग रूमों में, सवाए इसके के उसको नोटिस कर दिया, उसको नोटिस कर दिया, फिर नोटिस के बदले जो मिली भगत होती है मलिक साहब, ये तो आप जानते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप जाएं मार्केटों में, जाके विजिट करें कि भाई आप टैक्स नहीं देते, खुद जाएं वहाँ जो आपने हज़ारों लाखों के साथ से अपने एम्प्लॉय कर रखे हैं FBR में, उनके स्क्वाड बनाए, उनकी टीमें बनाएं, जाके चेक करें कि एक दुकान पे कितने, मतलब उनका उसका क्या सरमाया है, कितना कैपिटल है, कितनी उसकी वर्किंग है, क्या वो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये तो अभी तक आपसे 1.25 साल हो चुका है, अभी तक ये हुकूमत नहीं कर सकी। यही वजह है कि आज भी जो शॉर्टफॉल है, ठीक है, ये नए माली साल को अभी 5वां हुआ है मतलब जी, ये तकरीबन इनकी रिपोर्ट जो है वो 200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। ठीक है। लेकिन मेरे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि 300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो चुका है ये 5 माह में। ठीक है। आगे 7 माह पड़े हुए हैं नई माली साल के मुकम्मल होने में। 7 माह में अगर ये इसी तरह जारी रहा तो आप क्या ख्याल है कि ये तो 700-800 अरब रुपए का शॉर्टफॉल इनको जब मिलेगा, ये कह रहे हैं कि जी हमने टारगेट अचीव करना है। भाई मुईशत आपकी जैम है, सुस्त रवि का शिकार है। ओके जी। आपके बयानात से इतना खौफ है जी कि लोग पैसा निकालने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपके बयानात की वजह से स्टेट बैंक की ये रिपोर्ट है, स्टेट बैंक की ये रिपोर्ट है कि 57% इन्वेस्टमेंट में कमी आ चुकी है। ये आपका स्टेट बैंक कह रहा है। ठीक है। लेकिन हम मेरी जो मतलब है इस मामले में वर्किंग है वो ये है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है 70%, ठीक है, 70% कम हो चुकी है। ओके। और ये इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये आज इसी बात पे खुश हो रहे हैं कि जी अशरफ साहब के स्टॉक मार्केट जो है वो 40,000 का जो नहीं, वो भी तो है अभी यही है, 52 तो नहीं क्रॉस किया, वो जी 40,000 क्रॉस कर गई है भाई। वो रिजर्व जो है उसमें 4% का इजाफा हुआ है, वो जी एक्सपोर्ट में 4% का इजाफा हुआ है। इस नवंबर के महीने में वो जो है तकरीबन वो 4.5 का कह रहे हैं, ठीक है, कि वो जो है इजाफा हुआ है। सवाल ये है कि हकायक क्या हैं? हकायक तब आपको मालूम होंगे जब आप आवाम के अंदर आएंगे, लोगों के अंदर आएंगे, ठीक है, उनके मसाइल का आपको पता चलेगा। मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी, और आप सिर्फ अपने रवैये की वजह से पूरे मुल्क की मईशत को आपने। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, सवाल करता हूँ आपका कि महंगाई की जो सूरत हाल है वो सिर्फ डॉलर की वजह से है कि डॉलर महंगा हुआ है। हुकूमत क्या करे, क्या ऐसी पॉलिसी बनाए कि डॉलर का रेट नीचे आए और महंगाई कम हो? हाँ, बस मैं यही कंट्रीब्यूट करने लगा था। शेख साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे और हैसियत रखते हैं कि वो टैक्स दें, तो उनकी तरफ इनको रुख करना चाहिए। जो टैक्स दे रहा है उसको छेड़े ना, और जो टैक्स नहीं दे रहा उसको छोड़े ना। ये पॉलिसी इनकी पहले भी शेख साहब भी कहा करते थे, मैं भी इसको दोहरा रहा हूँ, ये होनी चाहिए। लेकिन इसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? आप अगर अपने सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को, इंस्पेक्टर को और बाकी लोगों को भेजेंगे तो मार्केट में खौफ और रास पैदा होगा, फिर वो बार्गेनिंग पे आएंगे, फिर वो अपना माल साफ पानी लेके बीच में से नहीं। आपको चाहिए कि हर मार्केट की एक यूनियन है, ठीक है, उसके अलावा फिर ऊपर शहर की सतह पे यूनियन है, फिर पाकिस्तान की सतह पे यूनियन है जो आए रोज आपको पता हड़ताल करती है, शटर। जब वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे, आपको कुछ नहीं जा रहा इस वक्त, तो हम आपको वही टैक्स दे देते हैं, इकट्ठा करके दे देते हैं, फिक्स कर दें, दुकान के हिसाब से भी, आमदन के हिसाब से फिक्स कर देते। इसमें मजाका क्या है? मुझे ये मजाका है जब पहले एक टका नहीं आ रहा वहाँ से अगर दुआनी आनी शुरू हो जाएगी, फिर दुआनी को बढ़ा के सवार चौनी कर लेंगे, फिर उसको बढ़ा के, तो वो तैयार है इस देर के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं इस तरफ जा रहे? तो जितनी ब्यूरोक्रेसी है, FBR में जो बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि अगर किसी का एक टैक्स फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, वो देना शुरू हो गया, तो हम उसको नोटिस क्या डालेंगे? भी बिल्कुल ठीक। हम कैसे डालेंगे? भाई आपका टैक्स बनता था 10,000, आपने दिया 2,000,
तो आपका हिसाब देना, आपका लाख बनता था, आपने दिया 50,000, आप इधर हैं। जब वो ये नोटिस जाता है तो वो खौफजदा होकर लोग जाते हैं, रब्ता करते हैं, जट बीच में से मिडल मैन को डालते हैं, और वो फिर क्या होता है कि वो टैक्स उससे भी कम वो कहता है जी आप दे, हमें कुछ दे, तो वो उधर से मुकबका हो जाता है। तो ये फिक्स टैक्स वाली जो बात है ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि जो ताजर लोग हैं वो इस मुल्क का हिस्सा हैं, वो देना चाह रहे हैं टैक्स, लेकिन वो कहते हैं कि भैया हमारे साथ बैठे, तरीकाकार तो तय कर लें। अभी रिसेंटली उनके साथ वहाँ पे बुला के शब्बर जैदी साहब ने मीटिंग की और उनको जो कहा कि ये चीज़ें आपको रिलैक्स कर दें, एक भी नहीं हुई। अभी जो गोशवारे जमा हो रहे हैं, जब वो जाते हैं ना गोशवारा जमा करवाने, तो वो कहते हैं जनाब ये सारा कुछ ही पूरा करेंगे, तो वो कहते हैं जी ये तो खत्म हो गया। तो कहता है जी गली बात ही होया सी, ऊंज ही कर लो, असी तो नहीं किया ना, साडा मिले तुसीं सानू कहा जे, लिहाजा इसी तरह ही चलेगा। तो अब वो परेशान है, तो इसी वजह से वो फिर कहते हैं जी जाओ पहाड़ जाओ, वो वापस आ जाते हैं। यानी वो फिर नहीं बनना चाहते वो गोशवारे। और अभी भी देख लें कि अगर इनके 16 लाख के करीब गोशवारे जमा हुए थे, ये अभी जो डेट बढ़ाई उससे पहले, तो पिछले साल गोशवारे तकरीबन 26-27 लाख थे। वो गोशवारे भी कम हुए हैं। अब उसमें से कितने एफिशिएंट टैक्स पेयर हैं, उसमें से नंबर 1 जो वो तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो निजी शोबा है चाहे वो सरकारी है, पता है भाई ऑटोमेटिकली यकम से पहले यकम को उसकी तनख्वाह में से काट के रख लेना इधर, तो बाकी आप अगर गौर करें तो फिर 8-10 लाख लोग जो टैक्स देते हैं उसमें से 6 लाख अगर ये लोग होंगे तो कितने लोग बाकी टैक्स देते हैं? तो फिर ये किनके लिए किनकी नहली है भाई? फिर ये पॉलिसियों की नहली है ना। जब शब्बर जैदी साहब को ये ब्यूरोक्रेट जो है जो बैठ के जब उनको ब्रीफिंग देते हैं तो उसमें वो उस तरफ ले जाते हैं, इनकी बात फिर कट होकर रह जाती है, नो नहीं जी इसमें खर्चा बड़ा हो जाएगा, पैसे कोई नहीं आने, ये नहीं भाई आप कौन से आ रहे हैं, आपको बड़ी अच्छी तरह मिल रही है, दफ्तर बड़े अच्छे दिए हुए हैं, आपको और भी बरात मिली हुई है, तो वो किस खाते में जा रही है? कोई टारगेट अगर पूरा नहीं करता, ये बैठ के जब बजट होता है सालाना तो बैठ के इनका चेयरमैन एपीआर का उनके साथ सेटल करता है ना, ठीक है, बिल्कुल सेटल करता है, वो टारगेट पूरे नहीं होते, अखराजात हुकूमत के ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर बीच में से खसारा ही आना ना। तो ये वजह है कि इस वजह से इनकी पॉलिसियों की वजह से ये नहीं हो रहा। इनको अभी भी मिल बैठ के जो सेक्टर है, स्टेक होल्डर हैं, उनको बिठा के मरहलावार हर सेक्टर के स्टेक होल्डर को उन्हें सीधी सी बात करें, यार आपकी बड़ी मेहरबानी, आपके सेक्टर से हमें ये 2 करोड़ रुपया आ रहा है, हमें 2.5 चाहिए, कोई तरीका बता, वो बता देंगे आपको, वो दे देंगे, कोई मसला नहीं। ना शब्बर जैदी की पॉलिसियाँ चल रही हैं, ना हफीज़ शेख की पॉलिसियाँ चल रही हैं, तो पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी कहाँ से हैंडल हो रही है, कौन बना रहा है? वो इसलिए बड़ा, ये भी सवाल आपका ज़बरदस्त है जी कि शब्बर जैदी भी नाकाम नज़र आ रहा है और शेख हफीज़ साहब भी और स्टेट बैंक के गवर्नर साहब भी। जी असल में इसकी कहानी सिर्फ ये है कि आपने पाकिस्तान का जो है वो IMF के हवाले कर दी है। ठीक है, चूँकि IMF ने से हमने $6 अरब लेने, सिर्फ $6 अरब के लिए, ठीक है, आपने पूरी इकोनॉमी उनके हवाले कर दी है, ठीक है, गिरवी रख दी है। ओके, जाहिर है कि अब जो वो पसंद करेंगे वो बनेगा, उसके मुताबिक मुल्क चलेगा। ये तो देखे ना, जो अवामी लोग हैं, MNA MP मिनिस्टर है, उनकी तो बात ही नहीं सुनी जा रही। जी ठीक है, बावजूद इसके कि इख्तलाफात हैं मतलब हुकूमतों के आपस में, लेकिन पब्लिक का जो नुमाइंदा है उसकी तो बात नहीं सुन रहे। वो बात तो सुनी जा रही है IMF की कि आपका ये टारगेट होना चाहिए। ये जो 5550 रुपये का टारगेट है FBR का, ये IMF का, ठीक है। ये 13.25 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक का पॉलिसी रेट है, जिसकी वजह से $25 अरब का जो हमारा जो कर्जा है वो ऐसे ही बढ़ गया है बैठे। देखें, शरह सूद प्लस डॉलर की कीमतों में इजाफे की वजह से $25 अरब का, आप देखें ना, इसका तो आप चले नवाज शरीफ चौथा, जरदारी चौथा, इसका तो उनसे लिंक ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपने पॉलिसी फॉर्मेट करनी थी ना, आप उसको बेहतर नहीं कर सके, चूँकि IMF का ऑर्डर था कि जी 5.5 से आप 13.25 आप लेके जाएं, और कौन लेगा आप पे इससे लोन? आपने जो IMF के कहने पे ये किया है, ठीक है, आपकी सारी इंडस्ट्री इसी वजह से जो है वो आगे नहीं निकल रही कि भाई ये 13.25% जो है ये इनका असल रेट है, बाकी काइबर की शक्ल वो पैसे शामिल कर ले इसमें 3-4%, ये तो चला जाता है 17% पे। ठीक है, तो 17% कौन लेगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अच्छा शेख साहब, तो थोड़ा सा इसमें वजाहत कीजिएगा। इसाक डार साहब भी लंदन से बैठ के अपना एक वीडियो लिंक शेयर करते हैं, अपना मैसेज देते हैं कि जी मैंने मुल्क को यहाँ छोड़ा, ये मुल्क को वहाँ ले गए, उस स्टेटस के बारे में भी आप देखें ना। वो देखें, जब उन्होंने छोड़ा जी, ये कह रहे हैं जी 5.8 थी, ठीक है, GDP सालाना ग्रोथ जो है जी, राइट, ठीक है, 5.8, लेकिन उस वक्त भी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट के हवाले से जो एजेंसी हैं वो जो कह रही थी कि ये 6 पर पहुंच चुकी है, ठीक है, और अगर इनको मज़ीद 2-4 साल मिल गए तो ये 7.5 और 8 पर चली जाएगी, और हम बांग्लादेश से आगे चले जाएंगे, ठीक है, GDP के हवाले से।
और आप अगर इवन इंडिया से बाकी मुल्कों से आगे अगर आप निकल उनके जाता था। रिजर्व देखें ठीक है। उस वक्त वो $24 बिलियन थे, ठीक है। नंबर 2। और नंबर 3 जब इनकी स्टॉक मार्केट देखें तो वो 52,000 से ज़्यादा। 54,000 पे तक वो पहुंच चुकी थी, और कहा जा रहा था कि ये एशिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट बन चुकी है। ठीक है। जैसे ये तब्दीली के हवाले से जो कुछ भी हुआ, जैसे किया गया, आज आप देखें वो जीडीपी आपका जो है वो 2.4, ये कह रहे हैं जी 3% है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो वर्ल्ड बैंक कह चुका है, बाकी इदारे मालियाती कह चुके हैं कि दो से ज़्यादा नहीं है, और मज़ीद कम हो जाएगी, इससे भी 2 से भी नीचे या 2 पे चली जाएगी। रिजर्व की बात ये है मलिक साहब कि अगर आप शेड्यूल्ड बैंक जो निजी बैंक है उनको साइड पे कर दें तो इनके पास टोटल $7.5 या $8 के रिजर्व है इनके पास। ठीक है। अब देखें ना कहाँ 24 और कहाँ आप 8 अरब पे जो है वो आप मुल्क को चला रहे हैं। असल में मुईशत आपकी जैम हो चुकी है, सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। इसके लिए आप अभी आपने अशरफ मेहताब साहब से क्वेश्चन किया, बल्कि एक वक्त में सुस्त रवि का शिकार थी, अब नीचे डाउनफॉल होना शुरू हो गया, नीचे आपने अशरफ मेहताब साहब से एक बात पूछी थी कि ये कैसे बहाल कैसे हो सकती है। ठीक है। मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि ये रवैये तब्दील कर लें, वज़ारा सूबाई हो वफाकी हो जो भी हुकूमत में शामिल है, सिर्फ अपने रवैये चेंज कर लें। रवैयों में अगर फ़र्क आएगा तो इसमें बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। अगर रवैये इन्होंने ठीक ना किए, ठीक है, और इसी तरह जिस तरह चोर डाकू का इन्होंने वो जो है पहाड़ा वो इन्होंने चलाए रखा और फार्मूला अपनाए रखा, और पूरी दुनिया में ये चोर ये डाकू, तो मेरा ख्याल है कि ये मईशत जो है मज़ीद नीचे आएगी, और इसका खमियाजा आपको आइंदा 1-2 सालों में मज़ीद भुगतना पड़ेगा। अच्छा अशरफ मेहताब साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि 1.5 साल में मुल्क की मौशी सूरत का ये हाल है, मईशत का ये हाल है, तो अगर ये हुकूमत 5 साल पूरे कर गई तो फिर मुल्क की मईशत का क्या हाल होगा, उस पर रोशनी डालें। देखिए, अगर तो ये सिमत अपनी ठीक कर लेती है तो बंदे ही चलाते हैं ना मुल्क, जो किसी बाहर से किसी ने आके चलाना है। अगर ये अपनी सोच ठीक कर लेते हैं, विजन ठीक करते हैं, अपनी सिमत ठीक कर लेते हैं और वाकई उस तरफ चल पड़ते हैं और मईशत उसके पीछे लग जाती है। एक तो होता है ना कि बंदा सही चल रहा है लेकिन उसके पीछे सरमाए की सिमत भी तो ठीक होनी चाहिए ना, तभी जाकर काम होगा ना। आप कह रहे हैं कि ये सारे अक़वाम मुत्तहिदा का प्लान है, वर्ल्ड बैंक का प्लान है, तो ये कैसे ठीक कर लें फिर? नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में भी तो हमने IMF से कर्जे लिए थे, ठीक है, कुछ उसमें उनकी मानी थी लेकिन हमने अपनी भी बनवाई थी, ठीक है। इसके अलावा हम मुद्दतों से ले रहे हैं, 54 से हम ये शुरू किया हुआ हमने कर्जा यूथ दौर के अंदर से लेना, तो यकीनी बात है ये आस्ता आस्ता हम बहुत ज़्यादा उस तरफ चलेंगे। हालांकि जाना नहीं चाहिए था हमें, कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, कर्जा देना जो है ना वो ना देना वो बुरी बात है। मकसद कहने का है कि अमेरिका के ऊपर देखें, उसकी GDP से भी ज़्यादा परसेंटेज आप देख लें कर्जा होगा, जापान ने उनको दिया हुआ है, चाइना ने दिया हुआ है। कहने का ये वहाँ शोर आपने सुना है कभी, चोर खा गए, मर गए, लुटे गए, तो उनकी इकॉनमी चल नहीं रही, चल रही है ना, मर तो नहीं गए, वो मुल्क बर्बाद तो नहीं हो गया, गिर तो नहीं गया, मारे वाली सूरत तो नहीं हुई। तो मैं ये कहता हूँ कि ये अपनी केसट बदले, वो जो रेडी के ऊपर जूस के रेडी के एक केसट लगी होती है, 2 आने गिलास 4 आने गिलास, बड़ा छोटा, ये वही केसट चल रही है। इस केसट को बदलने की ज़रूरत है, हक़ाइक़ की तरफ आने की ज़रूरत है, सोच को बदलने की ज़रूरत है। आप सोच को बदल लें, लोगों को जो सही लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, सरमायाकार, उनको एतमाद दें, कॉन्फिडेंस दें, उनको साथ लेके चलें। यकीनी बात है वो फिर अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, पैसा निकालेंगे। आप बिल्कुल ब्लैक इकानमी के ख़िलाफ़ एक्शन लें, लेकिन इस तरह का एक्शन ना लें कि बिल्कुल जो जायद इकानमी है वो भी रुक जाए। तो इन दोनों को पैरेलल चलना है, लेकिन उसकी आपने उसको बैलेंस करके रखना है, तवाज़ुन पैदा करना है। अगर वो आप पैदा कर लेंगे तो मेरा नहीं जाती ख्याल कि फिर ये हुकूमत कामयाब हो जाएगी और आने वाले दिन जो है ना, इनके लिए आने वाले साल वो आसान भी हो जाएंगे, बेहतर भी। जब गरीब ये कहेगा ना कि हमारे लिए मुस्बत तब्दीली है, फिर हम समझेंगे तब्दीली है। वज़ीर कहेगा तो फिर हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वज़ीर की मजबूरी है, उसने नौकरी करनी है। यहाँ पे सियासत थोड़ी हो रही है, आज इसको बदल लो फलां ले आओ, उसको बदलो फलां ले आओ, उसको बदलो फलां ले आओ। तो ये बदले की सियासत जो है ना, ये कामयाब नहीं होगी, इसको आपको मुस्बत तरफ ले जाना पड़ेगा। अच्छा शेख साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि मनी लॉन्ड्रिंग, वज़ीर आज़म साहब हर तकरीर में मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा जिक्र करते हैं, क्या ख्याल है, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो गई, हो जाएगी? देखिए, ये 1.25 साल हो चुका है जी। ये बताएं ना, फिगर लेके आए कि 1.25 साल में ये कहते थे कि हर साल $10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ये था इनका कंटेनर पे जवाब सवाल कि जी हर साल इतनी हो रही है, पैसा बाहर जा रहा है, पैसा जा रहा है। अब बताएं, इनको 1 साल हो चुका है, ठीक है, और ये कहते हैं कि जी हमने वो तमाम रिफॉर्म्स इस्लाहत कर दी हैं, FBR में और उसके तमाम शोबों में, ठीक है, और बॉर्डर्स पे भी हमने ये किया वो किया। बताएं अब मनी लॉन्ड्रिंग
लेकिन ये चूँकि इनका ख़ास बयानिया था $10 अरब का सालाना, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इसको FBI ने और फिनांस डिपार्टमेंट ने इसको जो है ना वो रिजेक्ट किया है। ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर माजी में अगर $10 अरब की हुई भी है तो उसमें 70% जो है वो बैंक के थ्रू हुई है। बैंक के थ्रू जिसका कहता टैक्स दिया गया है, टैक्स देने के बाद वो पैसे बाहर गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं। दूसरा इन्होंने कहा था कि जी $200 अरब है वहाँ पे एक न्यूजीलैंड में, जी, स्विट्जरलैंड में जी, तो वो किधर है? आप देखें ना, वो अगर वो मुराद सईद की आप बात देखें कि वो मुंह पे मारेंगे, उठाएगा और वो आएगी और वो पैसा वापस आएगा, तो उसका भी FBI ने कहा और शेख हफीज़ साहब ने कहा कि वो वहाँ पे कोई पैसा नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन जीतने के बाद भी आपने जो भी बयानिया इख्तियार किया, ठीक है, वो अवाम की सोच के मुताबिक नहीं था। ठीक है। और इन्होंने अवाम को वर्गला के वोट लिए, जैसे कहते हैं ना फलां बंदा वो फलां खातून को भगा के ले गया और वर्गला के ले गया, ठीक है, कि उसको अच्छे ख्वाब सुनाए कि मैं तुम्हें लंदन ले जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब शादी हुई तो पता चला वो बच्चे के लिए फीडर में दूध भी नहीं उसे लाया जा रहा। ठीक है। तो ये इमरान खान साहब ने भी अवाम को वर्गलाया है। अच्छा, इतने घर देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, ये वोट ले लिया, उसके बाद भूल गए। अच्छा, आप बताइएगा कि खारजा पॉलिसी जो होती है मुल्क की, इन्होंने क्या ऐसी खारजा पॉलिसी अपनाई, इन्होंने दुनिया से क्या लिया, दुनिया को क्या दिया? मेरा तो ख्याल है कि वही मिसाल है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 2 आने। मकसद कहने का ये था, अगर हमें खारजा पुलिस से बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल जाती, ठीक है, तो फिर हमें आसान जो शराइत पे कर्जे भी मिल जाते। ठीक है। हमारी तरफ दुनिया जो है बुरी आंख से भी ना देखती। ठीक है। हमारे जो मसाइल थे अंदरूनी और बैरूनी, वो भी तकरीबन सारे नहीं तो 50% ख़त्म हो चुके होते। ठीक है। कश्मीर का मसला अगर तकरीरों से हल होना होता, तो अवान साहब मैं कहता हूँ कि फिर इससे ज़्यादा तगड़ी तकरीरें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी। उन्होंने उनके फाड़ के उनके मुंह पे मार दी थी करारदाद भी जाके। तो अगर ये इस तरह होती तो फिर कश्मीर को आज तक आज़ाद हो जाना चाहिए था, मकबूजा कश्मीर को। अब क्या हुआ कि वहाँ और सख्तियाँ हो गई, वहाँ उन्होंने उसकी हैसियत बदली, फिर 2 हिस्से किए, कर्फ्यू अब तक लगा हुआ है। ये मतलब दोगली पॉलिसी है मीडिया की भी। एक तरफ कहते हैं जी वो इतने दिन से बाहर नहीं निकले, दूसरी तरफ कहते हैं जी वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की इमरान खान ने तो दुनिया सारी बाहर आ गई, वहाँ कश्मीरी सारे। मुझे ये बताएं, जब सारा कुछ बंद हो तो उनको कहाँ से पता चला जी खान साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की है? बिल्कुल ठीक है। तो ये पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है, हमें हक़ाइक़ बताने की ज़रूरत है, जितनी है उतनी ही बताएं आप वहाँ पे कि ये इस हद तक है। इतने दिन अगर किसी बंदे को घर पे बंद करके रखो ना आप, तो मर जाता है वो वैसे ही बंदा। अच्छा, तो वो जिंदा है ना, तो हमें हक़ाइक़ पे जाना है, हमें वो सारी चीज़ें हक़ाइक़ जो है वो सामने लाने हैं, हमें उसमें बहुत ज़्यादा एग्जर्शन नहीं करनी। तो फिर जाके मामला तो खारजा पॉलिसी को भी इसी सतह पे हमें चलाना पड़ेगा और झूठ को बिल्कुल उसमें निकालना पड़ेगा। हमें हक़ाइक़ कौम के सामने रखने होंगे, खुल के सामने किताब की तरह। आप भी थोड़ा सा बताइएगा कि मुआशी टीम की तरह क्या खारजा पॉलिसी की टीम भी बदलने की ज़रूरत है? मैं पहले थोड़ी सी अगर आप इजाज़त दें, सिर्फ 1-2 सेकंड में, जी, कि अगर आपने मुल्क चलाना है, ठीक है, अगर आपने टैक्स लेना है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि लोग आपको टैक्स दें, जी, तो फिर ये जो ड्राइंग रूम में इन्होंने ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही को करोड़ों रुपए की तनख्वाहों के बस और अरबों रुपए के उनके खर्चात है इन्होंने जो बैठा रखा है, ठीक है, उन्हें धक्का दे के वहाँ से निकालना पड़ेगा। ओके, ठीक हो गया। उनको स्पॉट पे आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि टैक्स कौन दे रहा है, कौन टैक्स नहीं दे रहेगा, और उसको अच्छे तरीके से। और ये तभी मुमकिन है कि आपकी जो फिगर है, ठीक है, वो 50 लाख तक चली जाए। 50 लाख तक आपकी फिगर जाएगी तो तभी आप ये 50 लाख गोशवारों में को 25 लाख वो टैक्स भी देने वाला हो ना, ये ना कि कागज कट्टे करके रख दी। वो चले एक इंप्रेशन होता है ना जी, ठीक है, कि जी गोशवारे इतने हुए हैं, बड़ा इंप्रेशन पड़ता है इससे। सब खारजा पॉलिसी पे थोड़ा सा फरमाइए। देखें जी, खारजा पॉलिसी जो है वो आप आई एम सॉरी उतनी बात करनी चाहिए नहीं, वो रहीम शाह ने वो एक जो मॉडल थी जिन्होंने फॉरेन ऑफिस का विज़िट किया, जी जी, और वो वहाँ पे उन्होंने इतना 2 घंटे 3 घंटे गुजारे, अपनी सेल्फी बनाई, पाँव मार के उन्होंने दरवाजे खोले। तो बस अब मैं क्या कहूँ, जहाँ रहीम शाह जो है वो एक मॉडल जो है, एक गुलकारा जो है काबिल एहतराम होगी सबके लिए, मेरे लिए भी होगी, लेकिन यह है कि उसका फॉरेन ऑफिस में इस तरह उसकी हरकत काबिल एहतराम नहीं है, इस तरह घुस जाना और फिर उसके हवाले से कोई बात भी, कोई इंक्वायरी, कोई रिस्पॉन्स ना आना, तो ऐसे आप समझ लें कि इनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम सदाए लाहौर, और आपने गुफ्तगू सुनी लहजा के दोनों सीनियर जर्नलिस्ट की, सहाफ़ियों की, और अगले प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।